दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री कवर करने के बाद हम मिडवल हिस्ट्री में आ चुके हैं और आज मिडवल हिस्ट्री में एक और डायनेस्टी या वंश में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैयद वंश की, जिसको आप लोग सैयद डायनेस्टी भी कह सकते हैं। इससे पहले मिडवल हिस्ट्री में गुलाम वंश आ चुका है, खिलजी वंश आ चुका है, तुगलक वंश डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सैयद वंश होगा, इसके बाद लोधी वंश, उसके बाद मुगल, उसके साथ मराठे, सिख साम्राज्य, यानी पूरे का पूरा मिडल हिस्ट्री धीरे धीरे कवर होगा। एंशियंट हिस्ट्री का 3 घंटे का क्रैश कोर्स अपलोड कर चुका हूं। मॉडर्न हिस्ट्री 2 से ज्यादा घंटे का क्रैश कोर्स आ चुका है, जिसको लगभग 3.5 लाख बच्चों ने देखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दे दूंगा, आप उनको भी जाकर के देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं सैयद वंश या सैयद डायनेस्टी में क्या कुछ रहा है। दोस्तों इससे पहले पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारा कोरियर के माध्यम से स्टडी मटेरियल जाता है, जो किसी भी सब्जेक्ट का चाहे आपको चाहिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, केवीएस, डीएसएसबी, सीटेट, एनवीएस, हरियाणा टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, स्क्रीनिंग, यूजीसी नेट, सबका ये मटेरियल आप लोगों को बुकलेट्स के आधार पर पूरे पैकेज आपको मिलते हैं। आप कोरियर से अपने पूरे के पूरे भारत में कहीं भी मंगवा सकते हैं, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पे अपने मैसेज को करके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब बात आप सैयद वंश की करते हो तो सैयद वंश तुगलक वंश के बाद आया, और तुगलक वंश के जो आखिरी राजा थे वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं रहे। फिरोज शाह तुगलक के बाद धीरे धीरे करके तुगलक वंश कमजोर होता गया। उसी समय तैमूर के भारत पर आक्रमण हुए, और तैमूर के आक्रमणों के समय ही भारत के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि खिज्जर खान जैसे लोगों ने उसकी काफी मदद की थी, और जिसके बाद खिज्जर खान जैसे लोगों को यहाँ सत्ता मिली। बात करें अगर हम लोग खास करके इस वंश की अगर बात करेंगे तो इसकी टाइमिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी टाइमिंग 1414 से 1451 तक आपको दिखेगी, यानी तुगलक वंश के बाद शुरू होकर के लोधी तक चलेगा। इसमें सबसे पहला नाम आता है खिज्जर खान का। यह वही व्यक्ति था जिसने तैमूर ने जब आक्रमण किया तो उसका समर्थन किया था और उसका सहयोग भी किया था भारत के अंदर लूटपाट और आतंक मचाने के लिए, और तैमूर ने भी जाते जाते इसको राज्य भी सौंपा था। खिज्जर खान ने सैयद वंश की स्थापना की 1414 ईस्वी में, और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। यानी 1414 ईस्वी में खिज्जर खान दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने सैयद वंश की स्थापना इस समय की थी। तैमूर ने भारत में बहुत से प्रदेश जीते थे और उनका प्रशासक खिज्जर खान को उसको नियुक्त कर दिया था, क्योंकि खिज्जर खान ने उसकी मदद की थी। बहुत ज्यादा कत्लेआम भारत में तैमूर ने मचाया था, और उसके बाद ये हालात पैदा हुए, क्योंकि खिज्जर खान ही वो इंसान था जिसने तैमूर के भारत पर आक्रमण को सहयोग और समर्थन दिया था, जिसकी वजह से तैमूर ने भारत में कत्लेआम मचाया। दिल्ली के अंदर कहते हैं कि 7 दिन तक वो दिल्ली में रुका। हालांकि अलग अलग किताबों में अलग अलग होता है, लेकिन यह माना जाता ज्यादातर इतिहासकारों का कि जिन 7 दिन वो रहा, देश शहर के अंदर पूरा बंद था शहर, और यह आदेश था तैमूर का कि शहर में कोई भी व्यक्ति दिखे उसका कत्लेआम कर दिया जाए। और जब वो वापिस शहर से गया तो शहर के अंदर सड़कों के ऊपर लाशों के ढेर थे, और उसके जाने के भी बाद कई दिनों तक लोग घरों से नहीं निकले। इस तरीके का खौफ उस समय यहाँ पर था। तो ये सिचुएशन आप लोगों ने यहाँ देखी। उसके बाद खिज्जर खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। खिज्जर खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, वह रैयत ए आला की उपाधि से संतुष्ट था। क्यों? क्योंकि वह किसके साम्राज्य को संभाल रहा था? तैमूर के साम्राज्य को, और तैमूर ने अपना जो साम्राज्य उसको दिया था वो उसके साम्राज्य को संभाल रहा था। तो इसलिए सुल्तान तो कौन था? सुल्तान तो उस समय भी तैमूर को ही माना गया था, लेकिन सुल्तान के पद ना लेकर के उसने खिज्जर खान ने सुल्तान के पद को छोड़ दिया, क्योंकि सुल्तान वो उस समय भी तैमूर को मानता था, और उसने रैयत ए आला एक प्रकार से रखवाले के रूप में वो तैमूर के जीते हुए प्रदेशों को संभाल रहा था। तो एक तो ये याद रखना कि किसने कोई दिल्ली सल्तनत के अंदर किस व्यक्ति ने सबसे पहले सुल्तान के पद को ना लेकर के रैयत आला का पद लिया। आपका आंसर यहाँ खिज्जर खान होगा। इस समय दिल्ली की हालत बहुत खराब थी, सिक्के लगभग समाप्त हो चुके थे, क्योंकि तैमूर के लूटपाट से यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। इस समय
खुतबा जो है वो तैमूर के नाम से पढ़ा जाता था और बाद में उसके उत्तराधिकारी शाहरुख के नाम से, क्योंकि जब तैमूर की मृत्यु हुई तो तैमूर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी शाहरुख बना। तो पहले ये तैमूर के नाम से होता था सारा राज्य संचालन, बाद में शाहरुख के नाम से। तो ये भी आप लोगों को याद रखना। सैयद वंश में खुतबा पहले किसके नाम पढ़ा गया? तैमूर के, और फिर किसके नाम पढ़ा गया? शाहरुख के नाम। खिज्र खान के 3 उत्तराधिकारी रहे हैं। हालांकि खिज्र खान के बाद राज्य जो है वो इतना मजबूती से नहीं चल पाया, लेकिन उत्तराधिकारी उसके 3 रहे। पहला उत्तराधिकारी था उसका मुबारक शाह, दूसरा था मोहम्मद शाह और तीसरा था आलम शाह। ये खिज्र खान के बाद 3 उत्तराधिकारियों ने सैयद वंश को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे करके वंश लगभग समाप्त हो गया। पहली बात करें मुबारक शाह की, क्योंकि 1414 से 21 तक तो खुद खिज्र खां रहा, और 14 से 21 के बाद जब अगला समय आया तो वो फिर मुबारक शाह का आया। मुबारक शाह का कार्यकाल 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक रहा। मुबारक शाह ने अपने नाम के सिक्के चलवाए और पूर्ण रूप से वैधानिक शासक के रूप में उसने काम किया। यानी कौन से राजा ने अपने सिक्के चलाए? मुबारक शाह ने अपने नाम से, मुबारक शाह नाम के सिक्के इस समय चले थे, और मुबारक शाह के संरक्षण में रहकर याहिया बिन सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही की रचना की। तारीख ए मुबारक शाही जो है वो इसी के नाम पर रखी गई थी, और इसको लिखने वाला था याहिया बिन सरहिंदी। यह नाम आपको याद रखना है। इसने भटिंडा व दोआब में विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया, लेकिन खोखर जाति के नेता जसरत द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने में यह कामयाब नहीं रहा। क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, खोखर जाति के नेता जसरत ने किसके समय विद्रोह किया था, यह याद रखना है। और दोआब का क्षेत्र तो गंगा यमुना के बीच का, आप समझ सकते हो। मुबारक शाह ने यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना की, एक नगर बसाया। मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना की। जब इसे देखने जा रहा था तो वजीर शकरुल मुल्क के नेतृत्व में कुछ हिंदू व मुस्लिम सरदारों ने इसकी हत्या कर दी। यानी अपने नगर को देखने जा रहा था तो उसके वजीर और उसके कुछ साथी लोगों ने उसकी वहां पर हत्या कर दी थी। अगला नाम आएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1433 से लेकर 1443 तक रहेगा। कुछ किताबों में यह 1433 की बजाय 1434 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, बट 1433 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा और सैयद वंश को आगे बढ़ाने का काम किया। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खान था। वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन फरीद खान। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। खाने खाना, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का फाउंडर संस्थापक रहा है, उसको खाने खाना की उपाधि उसने प्रदान की थी। तीसरा नाम आएगा और लास्ट नाम आएगा आलम शाह का, जिसका कार्यकाल 1443 से लेकर 1451 तक रहेगा। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को माना जाता है। आलम शाह यानी अलाउद्दीन आलम शाह, जिसको सैयद वंश का आखिरी राजा माना जाता है। आलम शाह ने अपने वजीर हमीद खान से मतभेद होने के कारण उसे दिल्ली छोड़ के बदायूं जाना पड़ा। यानी अपने वजीर हमीद खान से मतभेद हुआ और रास्ते अलग अलग हुए। आलम शाह के वजीर हमीद ने 1451 ईस्वी में दिल्ली का राज सिंहासन बहलोल लोधी को सौंप दिया। यानी यहां भी गद्दारी जो है वो हमीद शाह की ही रही। यानी वजीर की गद्दारी से आलम शाह को भी निपटाया गया और मोहम्मद शाह को भी एक समय में निपटना पड़ा था। यानी कहने का मतलब था काफी सारे लॉजिक ऐसे मिलेंगे जब आप लोगों को वजीरों की गद्दारी की वजह से राजाओं की हत्याएं और राजाओं के सिंहासन निपटा दिए गए। सुल्तान आलम शाह की मृत्यु 1476 ईस्वी में बदायूं में हुई। इसके साथ ही सैयद वंश का समाप्त हो गया या वो अंत हो गया। अब देखिए 1451 ईस्वी में वजीर हमीद ने दिल्ली का सिंहासन बहलोल लोधी को सौंप दिया। यानी लोधी वंश की स्थापना तो 1451 में हो चुकी थी और यहीं से सैयद वंश एक प्रकार से राज सत्ता से दूर हो चुका था। लेकिन 1476 ईस्वी तक जो है वो आलम शाह जिंदा था और बदायूं में जैसे उसकी मृत्यु हुई उसी के साथ साथ सैयद वंश पूर्णतः नष्ट हो गया।
तो ये पूरे का पूरा, चाहे आपका खिजर खान हो, चाहे आपका आलम शाह हो, चाहे आपका मोहम्मद शाह हो या फिर मुबारक शाह हो, ये सारे के सारे आप लोगों के इस सैयद वंश के दौरान रहेंगे। क्योंकि सैयद वंश का कार्यकाल वैसे कहने के लिए तो लगभग 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक का है, लेकिन इस कार्यकाल के अंदर काफी सारे उतार चढ़ाव भारत के अंदर खास करके दिल्ली सल्तनत और दिल्ली की गद्दी के आसपास दिखे। अब हम आगे बात करेंगे लोधी वंश की।